नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टोन क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर 11 द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड को कंटिन्यू करेंगे। ये इस चैप्टर की सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने ह्यूमन आई के कंपोनेंट्स, क्या क्या पार्ट्स होते हैं ह्यूमन आई के, क्या फंक्शंस होते हैं, फिर ह्यूमन आई के डिफेक्ट्स जैसे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, कैटरैक्ट, ऐसे सब के बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया है। तो अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिए। जो लिंक है फर्स्ट पार्ट की वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच्ड है, तो आप वहां से सर्च कर सकते हैं। तो चलिए सेकेंड पार्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं कि स्काई का कलर ब्लू होता है, ठीक है। फिर जब सनसेट होता है या सनराइज होता है तो ऑरेंज रेडिश कलर का हो जाता है। तो ये क्यों होता है? ट्विंकल किस लिए स्टार होता है? जो स्टार जो होता है वो ट्विंकल क्यों होता है? ये सब रीजंस जो है हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। हमने फर्स्ट जो चैप्टर है क्लास 10th की फिजिक्स में, वो लाइट एंड रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हमें लैटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़े थे, जिसमें जो इमर्जेंट रे होता है और जो इंसिडेंट रे, वो दोनों पैरेलली निकलते हैं और इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस होता है, उसको हम लोग लैटरल डिस्प्लेसमेंट या लैटरल डिस्टेंस कहते हैं। वो हमने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के बारे में पढ़ा था। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम प्रिज्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब आफ्टर रिफ्रैक्टिंग थ्रू द स्लैब इट गेट डिस्प्लेस्ड लैटरली, है ना, ये तो हम लोग ने पढ़ा था। As a result, the emergent rays come out parallel to the incident ray. तो इसका अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच्ड है। प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस जो है वो मिल जाएंगे। क्लास 10 के जितने भी है, साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स हो गए, सबके आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच्ड है। तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, द स्लाइड ऑफ अ ग्लास प्रिज्म आर इंक्लाइंड एट ए एंगल कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रिज्म। तो पहले हम तो समझेंगे प्रिज्म, ठीक है। तो प्रिज्म बेसिकली क्या होता है? प्रिज्म हैज टू ट्रायंगुलर बेसेस एंड थ्री लैटरल सरफेसेस। अब इस आपको समझ नहीं आएगा कि प्रिज्म एक्चुअली होता क्या, तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ टू ट्रायंगुलर सरफेस, ठीक है। तो ये दो ट्रायंगुलर सरफेसेस हो गया। अब इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे तो कुछ इस तरह का हमारा प्रिज्म होता है। ये और ये जो है वो दो ट्रायंगुलर बेसिस है और थ्री लैटरल सरफेस है, ये एक, दो और एक नीचे वाला जो होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म, अलग अलग टाइप्स ऑफ प्रिज्म होता है। हम लोग इसमें पर्टिकुलरली ट्रायंगुलर प्रिज्म के बारे में समझेंगे, जिसमें दो ट्रायंगुलर बेसिस होते हैं और तीन लैटरल सरफेस होता है, रेक्टेंगुलर सरफेस होता है। और जो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है? तो एंगल बिटवीन द टू लैटरल सरफेस, ये और ये जो लैटरल सरफेस, इन दोनों के बीच में जो होता है इसको एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। ये भी एंगल ऑफ प्रिज्म होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, ठीक है। तो सिमिलरली इधर पे भी एंगल ऑफ प्रिज्म होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो टोटल 6 एंगल ऑफ प्रिज्म, लेकिन हम लोग यहाँ पर एक ही फेस को लेकर समझेंगे, ठीक है। फिर एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है हम अभी थोड़ी देर में समझ जाएंगे। तो सबसे पहले ये है एक एक्टिविटी है, जब हम लोग लाइट को पास कराते हैं, व्हाइट लाइट को हम लोग जब पास कराते हैं थ्रू अ रेक्टेंगुलर, सॉरी, थ्रू अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक है, ग्लास प्रिज्म। तो ये जो बाहर वाला सरफेस है वो क्या है? एयर है, एयर है, ये भी एयर है, और ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, सॉरी ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है। तो ये जो है ये क्या है? वो डेंसर है ना, इसकी डेंसिटी एयर से ज्यादा है। तो एयर तो रेयरर मीडियम होगा, रेयरर मीडियम होगा, ये भी रेयरर मीडियम हो गया। और जो ग्लास स्लैब वो डेंसर है, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो ज्यादा होगा, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी लेसर। ये तो फर्स्ट चैप्टर से हम लोग को कंसेप्ट क्लियर होगा।
ठीक है। तो जब इंसिडेंट रे, जब पीई जो है वो हमारा इंसिडेंट रे, नॉर्मली अगर हम लोग लाइन को एक जो व्हाइट लाइट है उसको हम लोग अगर पास कराते हैं तो नॉर्मली लाइट को सीधा जाना चाहिए इंसिडेंट लाइट को, लेकिन क्योंकि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, एयर से हम लोग रेयर मीडियम से डेंसर जा रहे हैं, तो राइट जो लाइट होगा वो बेंड हो जाएगा। तो इंसिडेंट रे जो है इस केस में क्या होगा, यहाँ पर जब वो ग्लास में पहुंच गया तो उसको हम लोग कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे बेंड हो जाता है। बेंड क्यों होगा, क्योंकि हम लोग रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रहे हैं, तो ये बेंड होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, ये बेंड होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल क्योंकि हम लोग रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बेंड हो गया, तो जो हमारा रिफ्रैक्टेड रे क्या हो गया वो है ई एंड एफ। ठीक है, ये पैरेलल टू बीसी है, ये पैरेलल टू बीसी है, तो ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया। तो इस केस में फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरफेस में क्या होगा, दिस पॉइंट ऑफ इंटरफेस में एंगल आई दैट इज इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, फिर यहाँ से एंगल जो रिफ्रैक्टेड रे है वो बाहर निकल जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं इमर्जेंट रे। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग डेंसर मीडियम से ग्लास स्लैब से हम लोग एयर में जा रहे हैं तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, चेंज होगा। ठीक है, तो जो हमारा लाइट है, लाइट रे है, इमर्जेंट रे है, वो मूव करेगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल है, ये वाला नॉर्मल है, इस केस में ये एम एन नॉर्मल था, यहाँ पर एम नॉर्मल है। तो जो इमर्जेंट रे होगा वो नॉर्मल से दूर भागेगा क्योंकि हम लोग डेंसर से रेयरर में जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ेगा तो वो नॉर्मल से दूर भागेगा। और यहाँ पर क्या हो रहा था फर्स्ट केस में, स्पीड कम हो जा रहा था क्योंकि हम लोग रेयरर से डेंसर में जा रहे थे, तो स्पीड कम होगा तो वो नॉर्मल की तरफ भागेगा, और जब स्पीड बढ़ जाएगा तो वो नॉर्मल से दूर भागेगा। तो इस केस में क्या होगा, ये सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरफेस, सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरफेस में क्या होगा, एंगल आर रिफ्रैक्टेड रे विल बी लेसर देन एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, तो इस केस में एंगल ऑफ इमर्जेंस बढ़ा है और इस केस में एंगल ऑफ आई इंसिडेंट रे बढ़ा है। ठीक है, और जो एंगल आई और एंगल ई है वो इक्वल होता है, एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल ई फॉर रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर प्रिज्म के लिए। ठीक है, तो एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल ई। ठीक है, फिर एक होता है एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट डेविएशन, मतलब इंसिडेंट रे, ये वाला जो है इंसिडेंट रे, अगर हम उसको एक्सटेंड कर देंगे तो ये डॉट डॉट वाला स्ट्रक्चर जो लाइन है वो, और जब इमर्जेंट रे है, उन दोनों के बीच में जो एंगल है उसको हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। तो ये जो एंगल है वो दिस इज डी, तो ये एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, एंगल जी एफ एम। क्यों, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है, और एंगल ये वाला एंगल क्या है, वो है रिफ्रैक्टेड एंगल। तो इससे दूसरा इंटरफेरेंस क्या कर रहे हैं हम लोग कि एंगल आर रिफ्रैक्टेड इज इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, जितना रिफ्रैक्टेड होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन, और फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। सो ये दो कंक्लूजन हम लोग इस डायग्राम का, जब हम लोग व्हाइट लाइट को पास कराते हैं थ्रू अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, तब हमें दो कंक्लूजन मिलता है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंड सेकंड केस में क्या होगा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन। और एंगल ऑफ डेविएशन मतलब एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे, उसको हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे। और ये जो टॉप में है एंगल ए, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो आपको बस यही क्लास 10th लेवल में आपको बस यही समझना है। ठीक है, कि व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म तब क्या होता है। ठीक है, ये दोनों कंक्लूजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल आर इज इक्वल टू डी। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। The phenomena of splitting of white light into its seven constituent colors when it passes through a
ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्सन एक फिनोमेना है, जब हम लोग लाइट पास कराते हैं, व्हाइट लाइट को पास कराते हैं एक प्रिज्म से, तो जो व्हाइट लाइट है वो अलग अलग कंपोनेंट्स में स्कैटर होता है या डिस्पर्स हो जाता है, उसी को हम लोग उस प्रोसेस उस फेनोमेनन को कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है। द वेरियस कलर्स, तो व्हाइट किन किन कलर में डिस्पर्स होता है, तो वो होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जिसको हम लोग विबज्योर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। द बैंड ऑफ 7 कलर इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम। ठीक है। और ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यही सीक्वेंस में याद रखना है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जब आप हायर क्लास में पढ़ेंगे उसमें आपको समझाया जाएगा कि जिस तरह से जैसे जैसे हम लोग वायलेट से रेड की तरफ मूव करते हैं, वेवलेंथ जो है जिसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं वो इंक्रीज होता है। ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग वायलेट से रेड की तरफ जाएंगे, हमारा वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ वो इंक्रीज होगा। और जैसे जैसे हम रेड से वायलेट में जाएंगे, हमारा जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो ऑपोजिट है, रेड से वायलेट जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा मतलब एनर्जी भी इंक्रीज होगा, एनर्जी ऑफ लाइट रेज जो है वो भी इंक्रीज होगा, क्योंकि एनर्जी जो है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, and indirectly energy is indirectly proportional to lambda, that is wavelength। ठीक है। तो ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा एनर्जी विल बी इंक्रीजिंग, एंड वेवलेंथ जैसे जैसे कम होगा एनर्जी बढ़ेगा। तो इनवर्स रिलेशन है वेवलेंथ के साथ और डायरेक्ट रिलेशन है फ्रीक्वेंसी के साथ। तो जैसे हम लोग वायलेट से रेड की तरफ जाएंगे, हमारा वेवलेंथ बढ़ेगा, वेवलेंथ बढ़ेगा मतलब एनर्जी कम होगा। ठीक है। और जब हम रेड से वायलेट में जाएंगे, हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा मतलब वेवलेंथ कम होगा, वेवलेंथ कम होगा मतलब एनर्जी भी कम होगा। तो ये रिलेशंस आपको समझना होगा, और इसी को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो हायर क्लास में आप जाएंगे तो पढ़ेंगे उसमें कॉस्मिक रे, गामा रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, अल्ट्रावायलेट, विजिबल रे। तो ये जो विबज्योर है, ये विबज्योर जो है वो विजिबल रेंज में आता है। ठीक है। विजिबल रेंज में आता है। ठीक है। विजिबल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसकी वेवलेंथ क्या होती है, तो 400 टू 700 नैनोमीटर। और जो ह्यूमन आई है, हम लोग सिर्फ इसी वेवलेंथ पे ही देख पाते हैं, ये विजिबल है। जो हमारा आई जो है वो इसी वेवलेंथ रेंज में ही सेंसिटिव है, इसके आगे पीछे जो होता है जैसे कॉस्मिक, गामा रेस, उसको हम लोग महसूस नहीं कर पाते, वो हमारी आई जो है उसके लिए सेंसिटिव नहीं है। तो सिर्फ विजिबल रेंज, तो 400 टू 700 नैनोमीटर ये वेवलेंथ रेंज में ही हमारी आई सेंसिटिव है। ठीक है। और डिस्पर्सन समझ आ गया होगा, व्हाइट लाइट को जब हम लोग प्रिज्म से पास कराते हैं, तब व्हाइट लाइट जो है वो अपने अलग अलग कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है, उसी फेनोमेना को हम लोग डिस्पर्सन कहते हैं। Different color of light bend through different angle with respect to the incident ray as they pass through the prism। और हर कलर जो है वो अलग अलग बेंड होता है। इसमें देखेंगे जो रेड है वो हमेशा टॉप पे रहता है, और वायलेट जो होगा वो डाउन साइड में होगा। जब भी रेनबो भी होगा, अगर आपने रेनबो कभी इंद्रधनुष देखा होगा, हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, उसमें भी सेम चीज होता है, रेड पोर्शन जो होता है वो ऊपर में होता है और नीचे में वायलेट होता है। ठीक है। तो इसमें क्या कंक्लूड कर रहे हैं, जो रेड जो कलर है वो सबसे लीस्ट बेंड होता है, और सबसे ज्यादा बेंड कौन हो रहा है, तो वो है वायलेट बेंड हो रहा है। द रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट while the violet the most, thus the rays of each color emerge along different paths and thus become distinct। तो आप रेनबो में 7 कलर डिस्टिंक्टली आपको समझ आ जाएगा, अगर आपकी आंख अच्छी है तो आपको सातों के 7 कलर अलग अलग पता चल जाता है। ठीक है। अगर 7 नहीं पता चलेगा तो एटलीस्ट 5 तो आपको इजीली आप लोग अलग अलग कर सकते हैं। इट इज द बैंड ऑफ डिस्टिंक्ट कलर दैट वी सी इन द स्पेक्ट्रम। ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ व्हाइट लाइट,
व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, दैट इज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। यही सीक्वेंस में आपको याद करना है, जिसको विबज्योर बोलते हैं। अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन इसे भी समझना जरूरी है। मोनोक्रोमेटिक लाइट एंड पॉलीक्रोमेटिक लाइट। तो व्हाइट लाइट, अब आपको लगता होगा मोनोक्रोमेटिक है या पॉलीक्रोमेटिक, तो बहुत लोगों को, बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि व्हाइट लाइट बोल देते हैं वो मोनोक्रोमेटिक होता है। ठीक है, तो मोनोक्रोमेटिक मीन्स, मोनो मीन्स सिंगल होता है और क्रोमेटिक मीन्स सिंगल वेवलेंथ। ठीक है, तो लाइट कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल कलर और सिंगल वेवलेंथ को हम लोग कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, फॉर एग्जांपल सोडियम लाइट जो होता है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट का एग्जांपल है। और पॉलीक्रोमेटिक मींस, पॉली मींस मेनी एंड क्रोमेटिक मींस डिफरेंट वेवलेंथ्स, तो मेनी वेवलेंथ वाला, तो लाइट कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 2 कलर्स और वेवलेंथ्स इज कॉल्ड पॉलीक्रोमेटिक लाइट, दैट इज एग्जांपल व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट में क्या है, 7 कलर्स है और सातों कलर्स के अलग अलग वेवलेंथ है, तो इसीलिए व्हाइट लाइट जो है, जो सूरज की रोशनी है, सनलाइट है, वो भी व्हाइट लाइट ही है, तो उसको भी हम लोग पॉलीक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं रिकम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। तो सबसे पहले जो डिस्पर्सन किसने मतलब डिस्कवर किया था, तो वो थे आइजैक न्यूटन। ठीक है, तो he was the first who obtained spectrum of sunlight by using glass prism. ठीक है, न्यूटन फाउंड दैट व्हेन एन इन्वर्टेड प्रिज्म इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ अ डिस्पर्स्ड लाइट, then after passing through the prism they recombine to form white light। अब हम आइजैक न्यूटन का एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसको बोला जाता है रिकम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। ठीक है, तो ये है रिकम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट बाय आइजैक न्यूटन, recombination of white light, और ये एक्सपेरिमेंट न्यूटन ने कंडक्ट किया था, और सबसे पहले जो डिस्पर्सन की फेनोमेना है वो भी न्यूटन ने ही डिस्कवर किया था। तो फर्स्ट लाइट क्या है, ये सोर्स है। ठीक है, लेट सपोज ये सूरज की रोशनी है, जो व्हाइट लाइट है वो हम लोग प्रिज्म से पास करा रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट फेज में यहाँ पर क्या होगा कि वो डिस्पर्स हो जाएगा। ठीक है, रेड और वायलेट में जो 7 कलर है उसमें यहाँ तक तो डिस्पर्स हो गया। फिर ये अपराइट प्रिज्म था, फिर हम लोग उसके जस्ट बगल में ही एक इन्वर्टेड प्रिज्म लग लेते, उल्टा प्रिज्म एक पुट कर देते हैं। तो जो डिस्पर्स्ड लाइट था, डिस्पर्स अलग अलग जो कंपोनेंट थे व्हाइट लाइट के कंपोनेंट्स, वो जब हम लोग इन्वर्टेड प्रिज्म से पास कराते हैं, तो जो इमर्जेंट रे होता है, जो बाहर रेज निकलता है फ्रॉम द प्रिज्म, सेकंड प्रिज्म से, ये सेकंड प्रिज्म है, फर्स्ट प्रिज्म, तो जो निकलता है, जो इमर्जेंट रे होता है वो व्हाइट लाइट होता है। ठीक है, तो यही एक्सपेरिमेंट था आइजैक न्यूटन का। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारे व्हाइट लाइट जो है, हम लोग अगर फर्स्ट प्रिज्म से पास कराएंगे, जब जो अपराइट है तो वो अलग अलग कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग दो प्रिज्म को कंबाइन करके जब व्हाइट लाइट पास कराते हैं, और एक प्रिज्म अपराइट है और एक प्रिज्म इन्वर्टेड है, देन व्हाइट लाइट पास होता है, व्हाइट लाइट ही बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट सर आइजैक न्यूटन ने कराया था। He concluded that sunlight is made up of 7 visible color vibgyor। इस एक्सपेरिमेंट से वो उनका कंक्लूजन था कि सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 विजिबल कलर विबज्योर। अगर बाय चांस क्वेश्चन अगर ऐसा आता है कि हाउ विल यू प्रूव दैट सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 विजिबल कलर्स दैट इज विबज्योर, तो आपको ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू, आपको इस डायग्राम के थ्रू आपको समझाना होगा। तो ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग रेनबो फॉर्मेशन, रेनबो कैसे फॉर्म होता है, तो सेम यही फेनोमेना है। इट इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन नेचर, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो रेनबो किस तरह से फॉर्म होता है उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। ऑब्वियसली आपने रेनबो कभी ना कभी तो देखा ही होगा रियल लाइफ में, तो किस तरह से होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक ए प्रिज्म। तो जब बारिश होती है, रेनबो कब फॉर्म होता है, तो रेनबो जब फॉर्म होता है जब
बारिश होती है, रेनफॉल होती है और धूप भी निकला हुआ, ठीक है, जब रोशनी भी है, सनलाइट भी है, और जब हल्की फुल्की बारिश हो रही है, जब बारिश की जो बूंदे हैं वो थोड़ी बहुत लार्ज साइज की है, जब लार्ज साइज की जब बारिश की बूंदे गिरती है तब जाके रेनबो फॉर्म होता है, क्योंकि बारिश तो हमेशा ही होती है और कभी कभी सन भी दिखाई देता है, लेकिन हमें रेनबो तो नहीं दिखाई देता। रेनबो बहुत रेयर ओकेशन होता है जब रेनबो दिखाई देता है। तो ये किस तरह से होता है अब हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, जो इंडिविजुअल वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, वो एक्ट करते हैं एक ट्रायंगुलर प्रिज्म की तरह, वो एक्ट करते हैं, ठीक है। तो दे रिफ्रैक्ट, जो वाटर ड्रॉपलेट, सिंगल सिंगल वाटर ड्रॉपलेट है, वो रिफ्रैक्ट करता है, रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट लाइट, ठीक है। disperse the incident light, they reflect internally and finally refract it again when it comes out from the rain. तो इसमें तीन इंपॉर्टेंट फेनोमेना है जिससे रेनबो फॉर्मेशन होता है। सबसे पहला फॉर्मूला है वो है रिफ्रैक्शन, ठीक है। दूसरा फेनोमेना क्या है, डिस्पर्सन, और तीसरा है इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल रिफ्लेक्शन, इन तीन फेनोमेनन के कारण ही हमें रेनबो दिखता है। तो जब सनलाइट आया, हम लोग एक इंडिविजुअल रेन ड्रॉप को लेके समझेंगे। तो जब सनलाइट इधर से आया, वो जो रेन ड्रॉप है उसमें एंटर करेगा। तो यहाँ इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट में, इसको हम लोग ए पॉइंट बोल रहे हैं, दिस पॉइंट इज बी पॉइंट एंड दिस इज पॉइंट इज सी पॉइंट, ठीक है। तो ए पॉइंट में क्या हो रहा है, तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट फेनोमेना हो रहा है, वो है रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन टेक्स प्लेस। यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पर लाइट जो है वो बेंट हो जा रहा है, और साथ ही साथ में डिस्पर्सन हो रहा है। बी पॉइंट में क्या हो रहा है, इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस होता है, ठीक है। इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर ही रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो आपको डायमंड्स में नजर आता है। तो इसीलिए अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता तो पानी की जो बूंदे हैं वो हमें मोती की तरह चमकता, ठीक है। तो वो कभी कभी होता है, ऐसा आप गौर करेंगे नेचर में, तो कभी कभी चमकता भी है, ठीक है। लेकिन जनरली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, अंदर ही में वो लाइट रिफ्लेक्ट करने लगता है, मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन इस केस में ज्यादा रिफ्लेक्शन नहीं होता, दो ही बार रिफ्लेक्शन होता है। फिर बी पॉइंट पर इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, देन अगेन सी पॉइंट में यहाँ पर अगेन रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, वाटर यहाँ पे है तो ये डेंसर मीडियम है, बाहर जो है वो रेयरर मीडियम है। तो अगेन यहाँ पर रेयरर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, और यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा प्लस डिस्पर्सन होगा। तो ये तीनों फैक्टर, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही हमें रेनबो फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अगर बाई चांस एमसीक्यू क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको ऑल ऑफ दिस करना पड़ेगा, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन, तीनों ही फेनोमेनन के कारण हमें रेनबो दिखाई देता है, ठीक है। ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ द लाइट इन इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिफरेंट कलर्स रीच द ऑब्जर्वर आईज, ठीक है। फिर जब रेनबो फॉर्मेशन होता है, जैसे इस पिक्चर में अटैच हुआ है, तो ऊपर में जो अपर जो होता है उसमें हमें रेड नजर आता है, जैसे मैं पहले ही बताया, और जो नीचे में है वो होता है वायलेट। अब क्योंकि हमारा जो आंख है वो वायलेट के लिए ज्यादा सेंसिटिव नहीं है, हमें नीचे में ब्लू नजर आता है, ठीक है। हम लोग का आंख जो ह्यूमन आई है वो ब्लू कलर के लिए ज्यादा सेंसिटिव है, वायलेट और इंडिगो कलर उतना अच्छा हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, ठीक है। तो ऊपर में रेड कलर होता है और नीचे में वायलेट होता है, ठीक है। अब रेड क्यों होता है ऊपर में, क्योंकि रेड जो है वो लीस्ट स्कैटर्ड लाइट, क्योंकि विजिबल स्पेक्ट्रम में रेड कलर जो है उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, बट ये लीस्ट स्कैटर्ड होता है। वेरएज वायलेट जो है वो उसकी वेवलेंथ जो है वो कम है, तो ये सबसे ज्यादा स्कैटर्ड हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग फर्दर थोड़े देर में पढ़ेंगे कि स्काई का कलर ब्लू क्यों है, उसका भी हम रीजन समझेंगे, ठीक है। A rainbow is always formed in a direction opposite to the sun, ये तो पता ही होगा कि रेनबो किधर फॉर्म होगा, ऑपोजिट टू द सन के डायरेक्शन। अगर सन वेस्ट में है तो ईस्ट में हमको रेनबो फॉर्मेशन होगा, अगर सन ईस्ट में है तो हमें रेनबो वेस्ट में फॉर्म होगा, ठीक है। ये रेनबो फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरह से ये डायग्राम के थ्रू आपको समझाना होगा।
ठीक है, फिर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में समझ लेते हैं। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉज्ड बाय द अर्थ्स एटमॉस्फेयर having air layers of varying optical density is called atmospheric refraction। क्योंकि एयर जो है हमारा वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, और साथ ही साथ में एयर का जो टेम्परेचर वो ऑल्टीट्यूड के साथ में चेंज होते रहता है, तो उसके साथ उसके रीजन उसके क्या होगा उसके बाद, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो भी चेंज होगा। इसीलिए इसी फेनोमेना को हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉज्ड बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर, क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, तो अलग अलग पार्टिकल से अलग अलग टेम्परेचर है, इसी को हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा। अब हम लोग और एक एग्जांपल से समझेंगे। यू माइट हैव ऑब्जर्व द अपरेंट रैंडम वेवरिंग और फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट सीन थ्रू अ टर्बुलेंट स्ट्रीम ऑफ हॉट एयर राइजिंग अबव अ फायर और ए रेडिएटर। आपने कभी ठंडी के दिनों में जब अंगीठी जलती है, ठीक है, अंगीठी ये जल रही है, तो हवा को अगर देखेंगे तो हवा कुछ इस तरह से वेवी वेवी करके इस तरह से आपको नजर आता है, जो धुआं निकलता है इस तरह से कुछ निकलता है। या फिर जो हीटर होता है गर्मी के ठंडी के दिनों में जो यूज होता है, उससे भी अगर जो हवा निकलता है वो इस तरह से वेवी फॉर्म में होता है। तो ये क्यों होता है, ठीक है, तो इसका मेन कारण क्या है, द एयर जस्ट अबव द फायर बिकम्स हॉटर देन द एयर फर्दर अप। तो जो इस रीजन में जो एयर है जो नीचे में है, जो आग के पास में, वो बहुत ज्यादा हॉट है। तो हॉट एयर क्या होता है, वो डेंसिटी कम होते हैं, उनकी डेंसिटी कम है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम है। डेंसिटी अगर लेस है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होगा, है ना। बट जो बाहर का हवा है वो क्या है, वो ठंडी है। ठंडी हवा मतलब कोल्ड एयर। कोल्ड एयर की डेंसिटी क्या होती है, कोल्ड एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होता है ना। तो हॉट एयर और कोल्ड एयर दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, ठीक है। तो इसीलिए जो वेवी नेचर होता है, ये फ्लिकरिंग जो होता है, वो इसी कारण से होता है, ड्यू टू द डिफरेंशियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द हॉट एयर एंड द कूल एयर, इसी कारण से होता है। द हॉटर एयर इज लाइटर लेस डेंसर देन द कूलर एयर अबव इट। और ऊपर में जितना जैसे जैसे हवा जाते जाएगा वो ठंडा होते जाएगा, जो नीचे में जो हवा होता है वो गर्म होता है, ठीक है, ये तो पता ही होगा। एंड हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लाइटली लेस देन द कूलर एयर। कूलर एयर क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होगा। सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग मीडियम एयर आर नॉट स्टेशनरी, द apparent position of the object as seen through the hot air is fluctuate। तो apparent position जो है हमें वो फ्लक्चुएट लगेगा, हम लोग को पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल पोजीशन कौन सी है और एपरेंट पोजीशन कौन सी है, ठीक है, इसीलिए वो वेवी फॉर्म में हवा ऐसा महसूस होता है। द वेवरिंग इज दस एन इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो ये किस लिए हो रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो अलग अलग है, हॉट एयर और कोल्ड एयर के लिए अलग अलग है, ठीक है। तो ये तो होता है लोकल एनवायरनमेंट में होता है, छोटे से एरिया में होता है। लेकिन जब बड़े एरिया में, जब जिसमें हम लोग पढ़ते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार जो है वो ट्विंकल क्यों करता है, चमकता क्यों है, ठीक है। तो ये आपने पोएम अभी ऑब्वियसली बचपन में सभी ने पढ़ा होगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो वो ट्विंकल क्यों करता है स्टार, तो इसका मेन अगर वन लाइन में बताया जाए, इट इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ द स्टार लाइट। स्टार के पास खुद की रोशनी होती है, तो वो उसके कारण ही रिफ्रैक्शन होता है। अब रिफ्रैक्शन क्यों होता है, क्योंकि जो स्टार्स होते हैं वो बहुत दूर है, मिलियंस ट्रिलियंस किलोमीटर दूर है अब हमारे पास से, अर्थ से, ठीक है। तो स्पेस में, आउटर स्पेस में क्योंकि एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं होता, तो वहां पर क्या है, वहां की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगी। और जो अर्थ पे है हम लोग, यहाँ पर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है और बहुत ज्यादा डेंस है, तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, बहुत हाई होगा। और आउटर स्पेस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा, यहाँ पर कम हो जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम चीज हो रहा है, यहाँ पर भी डिफरेंशियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। साथ ही साथ में टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। आउटर स्पेस में टेम्परेचर अलग होगा और जो लोअर सरफेस है वहां पर भी टेम्परेचर अलग होगा। इन दोनों के कारण स्टार जो है वो ट्विंकल या फ्लिकरिंग करता है, ठीक है। डिस्टेंट स्टार एक्ट लाइक ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट।
जो स्टार होता है वो बहुत छोटा होता है ना, क्योंकि बहुत दूर में है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, इसीलिए वो पॉइंट साइज लगता है, बिंदु के मात्र लगता है। व्हेन द स्टार लाइट एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर इट अंडरगोस रिफ्रैक्शन कंटिन्यूअसली। ठीक है, स्टार लाइट, स्टार के पास खुद की रोशनी होती है, तो जब वो एटमॉस्फेयर में आता है, जब आकाश से, आउटर स्पेस से वो धरती पे आता है, तो आउटर स्पेस में डेंसिटी कम है, तो वो उसको हम लोग रेयरर बोलेंगे। और जो इनसाइड द स्पेस है, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, उसमें डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, तो ये ज्यादा डेंसिटी होती है। तो हम लोग रिफ्रैक्शन में पढ़े थे, ये नॉर्मल हो गया। तो जब इंसिडेंट लाइट जो है, सॉरी, इंसिडेंट लाइट जो है वो जब पास करेगा, जब रेयरर से डेंसर में आएगा, तो क्या होगा, नॉर्मल ये जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट होगा और वो नॉर्मल की तरफ बेंट होगा, है ना, ये हम लोग ने पढ़ा होगा रिफ्रैक्शन में। तो नॉर्मली जो इंसिडेंट लाइट है उसको इस तरह जाना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल जाता किधर है, वो इस तरह बेंट हो जाता है। तो ये जो इसको बोला था, जो डॉट डॉट वाला स्ट्रक्चर, उसको हम लोग बोले एपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार। और जो ये बोल्ड से लिखा गया है वो है रियल पोजीशन, जो इस फिगर में बताया गया है। तो ये जो है वो रियल पोजीशन है स्टार की, ये रियल पोजीशन है। बट एपरेंट पोजीशन हमें दिखता क्या है, वो थोड़ा ऊंचाई पे दिखाई देता है। ठीक है, तो ये एपरेंट पोजीशन हो जाती है स्टार की। क्यों होता है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, क्योंकि आउटर स्पेस में डेंसिटी कम है, वो रेयरर मीडियम है, और अर्थ के एटमॉस्फेयर डेंसर है। तो जब रेयरर से डेंसर में पास होता है तो रिफ्रैक्शन होता है। तो यही रीजन है ट्विंकल का मतलब स्टार का ट्विंकलिंग होना। ठीक है, ड्यू टू द चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम द रेयरर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये मैंने समझा दिया। ड्यू टू दिस एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल पोजीशन एंड द स्टार अपीयर्स हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। तो एपरेंट पोजीशन जो है वो हमें नजर आता है कि ये ही स्टार है, लेकिन एक्चुअल स्टार कहाँ पर, ये थोड़ा नीचे होता है। ठीक है, तो इसी कारण से हमें स्टार जो है वो फ्लिकर करने या ट्विंकल करने लगता है, दिखाई महसूस होता है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ हो नहीं रहा, स्टार ट्विंकल नहीं कर रहा, स्टार की जो लाइट है वो कांस्टेंट है। बट क्योंकि एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसीलिए हमको वो ट्विंकल करते हुए नजर आ रहा है। Hence the amount of light enter our eyes fluctuates, sometimes bright and sometimes dim. This is called twinkling effect of star. ठीक है, तो आपको इस तरह से भी समझा सकते हैं डायग्राम से, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ये तो मैं सब कुछ बता दिया हूँ। रेयरर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, वो लेसर होगा। ठीक है, और डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। तो ये हमेशा याद रखना है कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो हायर होगा। इसीलिए डायमंड जो है सबसे ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर है, इसीलिए सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डायमंड का है, और वो सबसे ज्यादा चमकता भी है। और जो जितना रेयरर मीडियम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होगा। ठीक है, जैसे एयर हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। फिर अब सवाल जरूर आएगा आपके माइंड में कि स्टार ट्विंकल करता है तो प्लैनेट क्यों नहीं करता है, जबकि प्लैनेट तो बहुत नजदीक है, अर्थ के बहुत नजदीक है, स्टार तो बहुत ज्यादा दूर है। तो सबसे मेन जो रीजन है इसका कि स्टार के पास खुद की रोशनी होती है, लाइट होती है, लेकिन प्लैनेट जितने भी अदर सेलेस्टियल बॉडीज जो है उनके पास खुद की लाइट जो है वो नहीं होती है। सन हो गया, स्टार हो गया, इनके पास खुद की लाइट है, लेकिन प्लैनेट्स के पास में खुद की लाइट है। जैसे अर्थ के पास खुद की लाइट नहीं है, सन से वो लाइट आता है तब हमको यहाँ पर रोशनी दिखाई देता है। ठीक है, तो मेन कारण तो ये है। लेकिन अब फिजिक्स के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो क्या कारण है समझ लेते हैं। द प्लैनेट आर मच क्लोजर टू द अर्थ एंड thus seen as an extended sources। ठीक है, तो एक्सटेंडेड सोर्स में हम लोग देखते हैं, जो स्टार है वो हमें पॉइंट साइज, बिंदु मात्र दिखाई देता है ना। If we consider a planet as a collection of large number of point size sources of light, तो एक planet जो है वो large number of point size sources of light को अगर हम लोग combine कर लेंगे तो क्या होगा, the total variation of amount of light entering our eye from all individual points, तो जितना भी light सब अलग अलग individual points से जो आएगा वो
विल बी एवरेज आउट टू जीरो, ठीक है, वो जीरो होगा, देयरफॉर नलिफाइंग द ट्विंकलिंग इफेक्ट, ठीक है। तो ये एक फिजिक्स का कारण, ठीक है, कि स्टार्ट प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं करता, और साथ ही साथ में प्लैनेट के पास खुद की लाइट भी नहीं होती, तो लाइट नहीं होगी तो ऑब्वियसली वो ट्विंकल कैसे करेगा, है ना, जिसके पास लाइट होती है वही ट्विंकल करेगा ना, तो ये एक रीजन है। फिर दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ये तो ऑब्वियसली आपने महसूस किया होगा, जब सनसेट का टाइम होता है या सनराइज होता है, जब सन दिखाई भी नहीं देता है उससे पहले ही हमको जो सन की जो रोशनी है वो हमें महसूस होती है, या फिर सनसेट के टाइम में जब सन जो है, सूरज जो वो डूब गया, वो हॉराइजन के नीचे पहुंच गया है, देन ऑल्सो हमें कुछ रेडिश कलर की स्काई में नजर आती है, उसकी रोशनी महसूस होती है। वो कुछ टाइम के लिए होता है, कितने टाइम के लिए होता है, तो वो 2 मिनट्स होता है, तो 2 मिनट सनसेट के टाइम पर और 2 मिनट सनराइज के टाइम पे, ठीक है। तो वाई द ड्यूरेशन ऑफ डे बिकम्स अप्रोक्सीमेटली 4 मिनट शॉर्टर इफ देयर वाज नो एटमोस्फेयर ऑन द अर्थ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ड्यूरेशन ऑफ डे जो है वो शॉर्टर हो जाएगा 4 मिनट में इफ देयर वाज नो एटमोस्फेयर ऑन अर्थ। तो क्या कारण है हम जान लेते हैं। एक्चुअल सनराइजेस हैपन व्हेन इट इज बिलो द हॉरिजन इन द मॉर्निंग। होता है ना कि वो सन जो है वो हॉराइजन के बिलो है, लेकिन उसकी जो रोशनी है, जैसे इस केस में देख लीजिए, सन हमें एग्जैक्टली दिख नहीं रहा है, लेकिन आसपास में इस फिगर में जो है वो आसपास में हमें रेडिश कलर का दिखाई दे रहा है, तो ये सनराइज के टाइम का फोटो है, ठीक है। तो सेम सन हमें हॉराइजन के ऊपर नहीं दिख रहा, हॉराइजन मतलब हमारा आई लेवल पे, हम लोग अगर यहाँ पर खड़े हैं तो हमारे आई लेवल पे जो है उसको हम लोग हॉराइजन कहते हैं, ठीक है। Actual sunrise happen when it is below the horizon in the morning. The ray of light from the sun below the horizon reach our eye because of refraction of the light. ठीक है, तो सन नीचे है फिर भी हमें दिखाई देता है क्योंकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है, बेंड हो जाता है लाइट। सिमिलरली द सन कैन बी सीन अबाउट फ्यू मिनट्स आफ्टर द एक्चुअल सनसेट। ठीक है, एक्चुअल सनसेट के बाद भी हमें कुछ टाइम तक दिखाई देता है। Thus the duration of daytime will increases by 4 minutes. ठीक है, this is due to atmospheric refraction. Because of this, sun is visible about 2 minutes earlier than the actual sunrise and 2 minutes after the actual sunset. तो ये 4 मिनट एक्स्ट्रा हो जा रहा है ना। Atmospheric apparent flattening of the sun disk at sunset and sunrise is due to the atmospheric refraction. और जो सनसेट के टाइम पर जो सन का जो शेप होता है वो गोल ना रहकर कुछ इस तरह से हो जाता है, तो जो फ्लैटनिंग जो होता है, ये जो ऊपर और नीचे जो फ्लैटनिंग होता है वो भी किस रीजन से होता है, तो वो भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ही होता है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट का कंसेप्ट। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे आता है जिसको कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट समझने से पहले हम एक बहुत इंपॉर्टेंट जो लॉ है उसको समझ लेते हैं, जिसको कहा जाता है रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग। ठीक है, रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या है, द अमाउंट ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ। तो स्कैटर्ड लाइट जो है, स्कैटर्ड लाइट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। लैम्डा मतलब वेवलेंथ को डिनोट करता है, तो इसका मतलब क्या है, वेवलेंथ जितना कम होगा, वेवलेंथ हमारा जितना कम होगा, स्कैटर्ड लाइट जो है वो ज्यादा होगा, है ना। इसी रीजन के लिए जो ब्लू लाइट है, विबज्योर में ब्लू लाइट है, वो उसका वेवलेंथ कम है तो इसीलिए वो ज्यादा स्कैटर्ड होता है ना। और रेड लाइट क्योंकि उसका वेवलेंथ ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ब्लू लाइट, इसीलिए वो लीस्ट स्कैटर्ड होता है। तो ये रेलेस लॉ ऑफ स्कैटरिंग से ही हम लोग कंक्लूड करता है। तो रेले स्कैटरिंग क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ। ठीक है,
तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन वेवलेंथ। तो जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा स्कैटरिंग कम होगा, और वेवलेंथ कम होगा तो स्कैटरिंग ज्यादा होगा। ठीक है, टिंडल इफेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे केमिस्ट्री में। हम लोग ने क्लास 9th की केमिस्ट्री में जब ट्रू सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन आपने पढ़ा होगा, उसमें हम लोग ने पढ़ा था टिंडल इफेक्ट के बारे में। ठीक है, तो अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स है। क्यों? क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर में बहुत कुछ है, स्मोक है, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ डस्ट है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर में। ठीक है, तो ये सब कुछ है, तो इसीलिए हम लोग क्या करें, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कह रहे हैं। होमोजीनियस नहीं है एयर जो है, एटमॉस्फेयर जो है वो होमोजीनियस नहीं है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। So when a beam of light strikes such fine particles, the path of the beam become visible. ठीक है, the light reaches us after being reflected diffusely by these particles, or this phenomena of scattering of light by the colloidal particles give rise to the Tyndall effect. ठीक है, तो जब लाइट जो है एयर से, एटमॉस्फेरिक मिक्सचर जो है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, उससे जब पास होता है, जिसको हम लोग कोलाइडल पार्टिकल्स कहते हैं, तब हमें एक फेनोमेना, जो लाइट जो है वो स्कैटर हो जाता है। ठीक है, उस फेनोमेना को ही हम लोग कहते हैं टिंडल इफेक्ट। लेकिन जब हम लोग लाइट नॉर्मली ऐसे भी पास होते हैं, दिखता है हम लोग को, लेकिन तब तो हमें टिंडल इफेक्ट नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स का जो साइज है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर बहुत छोटा पार्टिकल साइज है तब हमें टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर पार्टिकल साइज मीडियम साइज का है, थोड़ा लार्ज है, तो तब, जिसको हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स जिसको कहते हैं, उसकी साइज जो होती है वो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़ी होती है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन से जब हम लोग लाइट पास कराते हैं तब हमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जब जो लाइट है वो स्कैटर हो जाता है। इसी फेनोमेना को हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं। दिस फेनोमेनन इज सीन, कब होता है सीन? When a fine beam of sunlight enters a smoke-filled room through a small hole. ठीक है, जब एक रूम में आग लग गया है, ठीक है, और उसमें हम लोग लाइट बीम अगर पास कराते हैं तब हमें टिंडल इफेक्ट मिल जाएगा। फिर और कब मिलेगा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट मेक्स द पार्टिकल विजिबल। फिर टिंडल इफेक्ट कैन आल्सो बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट। तो सनलाइट जब बहुत घने जंगल में से जब लाइट पास होता है उस समय भी हमें टिंडल इफेक्ट शो होता है। तो अगर आपको ये देखना है तो ये आपको फॉरेस्ट में दिखने मिलेगा। ठीक है, Here the tiny water droplet in the mist scattered light. ठीक है, तो जो फॉरेस्ट में, और ये कब दिखता है? मोस्टली जो है, जो वो सनराइज का टाइम होता है, अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है, जब हवा में मॉइस्चर होता है, एटमॉस्फेयर में वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, तो ये टाइनी वाटर ड्रॉपलेट जो है वो स्कैटर कर देता है लाइट को, इसीलिए हमें टिंडल इफेक्ट शो होता है। द कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट, तो अलग अलग कलर होता है। ठीक है, द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स। ये मैं पहले बता चुका हूँ, वो साइज पे डिपेंड करता है। वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर ब्लू लाइट, वेरी फाइन जो पार्टिकल है, इसीलिए जब एटमॉस्फेयर पूरा क्लीन है, जब हमारा एयर जो है वो क्लीन है, बहुत साफ सुथरा है, तब हमें स्काई जो है पूरा ब्लू नजर आता है, पूरा ब्लू नजर। जैसे अगर आप लद्दाख कभी गए होंगे तो वहां पर पॉल्यूशन बहुत कम होता है, तो वहां का एटमॉस्फेयर क्या है, वो एक टाइप ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर हो जाता है। तो उस केस में क्या होगा, हमें पूरा ब्लू कलर का स्काई नजर आता है। बट अगर आप दिल्ली शहर में रहते हैं, कोलकाता जैसे शहर में रहते हैं, तो वो क्या होता है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, तो साइज जो है एयर पार्टिकल्स की जो साइट है, जो स्कैटरिंग पार्टिकल्स का जो साइज है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तब उस केस में हमें जो कलर, स्काई का जो कलर है वो भी अलग अलग नजर आता है। ठीक है, तो जब फाइन पार्टिकल से स्कैटर होता है तो ब्लू लाइट स्कैटर होता है। when while the particles of larger size scatter light of longer wavelength मतलब जैसे येलो कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर का, वो हमें नजर आता है। ठीक है, इफ द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल इज लार्ज एनफ, बहुत ज्यादा बड़ा है, देन द स्कैटर लाइट में इवन अपीयर व्हाइट। और अगर बहुत ज्यादा साइज बड़ा है, कोलाइडल सॉल्यूशन से भी ज्यादा बड़ा है, तब हमें व्हाइट कलर की स्कैटरिंग नजर आएगी। ठीक है,
तो ये था टिंडल इफेक्ट। फिर अलग दूसरा कंसेप्ट क्या है कि व्हाई इज द कलर ऑफ स्काई ब्लू। क्या सचमुच का जो स्काई का जो कलर है, बादल के जो कलर है वो ब्लू कलर का होता है? तो नहीं, स्काई का जो कलर है वो एक्चुअल में ब्लू होता ही नहीं है। हम लोग देखते हैं इसीलिए वो ब्लू कलर है, हमारा आई जो है सेंसिटिव टू ब्लू कलर है, ठीक है। तो इसीलिए स्काई का कलर अगर आप दिन को देखेंगे तो नॉर्मली ब्लू नजर आएगा, ब्लू और व्हाइटिश कलर का। लेकिन जब हम लोग शाम के समय जब सनसेट होता है या सनराइज होता है तब स्काई का कलर अलग हो जाता है, रेडिश ब्राउन, सॉरी रेडिश हो जाता है, ऑरेंज होता है, कभी कभी येलोविश भी हो जाता है। वो क्यों होता है, ठीक है। तो अभी तक जितना भी फेनोमेना पढ़े हम लोग, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, डिस्पर्सन, सब वही कारण ही है मोरलेस। जो ये सब क्वेश्चन जो है, ये सब कंसेप्ट है, वो सेम ही थिंग है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल्स इन द एटमोस्फेयर हैव साइज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर का जो मॉलिक्यूल्स है और जो फाइन पार्टिकल्स है उनकी जो वेवलेंथ होती है वो विजिबल लाइट के वेवलेंथ से बहुत कम होती है। These are more effective in scattering light of shorter wavelength at the blue end than the light of longer wavelength in the red light। ये मैंने बताया रेले स्कैटरिंग में कि वेवलेंथ ज्यादा होगी तो स्कैटरिंग जो होगी, स्कैटरिंग वेवलेंथ अगर ज्यादा है तो स्कैटरिंग कम होगी, और वेवलेंथ अगर कम है तो स्कैटरिंग ज्यादा होगी, ठीक है। स्कैटरिंग जो हमारी स्कैटरिंग वो ज्यादा होगी। तो इसीलिए जो रेड लाइट होता है उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, तो वो लीस्ट स्कैटर्ड होता है। तो विबज्योर में जो रेड कलर है वो उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो वो सबसे कम लीस्ट स्कैटर्ड होता है, ठीक है। और विबज्योर में वायलेट और इंडिगो ब्लू कलर जो है, वो ब्लू कलर ही हम लोग उसको कॉमनली कहते हैं, तो उसकी वेवलेंथ जो है वो सबसे कम है। तो वेवलेंथ कम होगी तो स्कैटरिंग जो होगा वो ज्यादा होगा। स्कैटरिंग मोस्ट स्कैटर्ड कौन सा है? तो ब्लू कलर है। लीस्ट स्कैटर्ड कौन सा है? तो रेड कलर है। इसीलिए हमें स्काई का कलर जो है वो ब्लू नजर आता है और कभी कल व्हाइटिश भी नजर आता है, ठीक है। The red light has wavelength about 1.8 times greater than the blue light। तो इसकी wavelength ज्यादा है, 1.8 times ज्यादा है। Thus, when sunlight passes through the atmosphere, the fine particles in the air scatter blue color, that is shorter wavelength, more strongly than the red color, and the scattered blue light enters our eye। और वही जो scattered light है वो हमारे आंखों पे जाता है और रेटिना पे इमेज फॉर्म होता है, इसीलिए हमें वो ब्लू कलर नजर आता है। लेकिन स्काई का जो कलर है वो एग्जैक्टली ब्लू नहीं होता है, वो हम लोग देखते हैं। तो ये वैरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन, अगर वो आई पर डिपेंड होता है, ह्यूमन आई का, कि वो किस तरह से, किसी को वो बहुत ज्यादा डार्क नजर आ सकता है स्काई, किसी को लाइट नजर आ सकता है, तो वो वैरी करता है, ठीक है। इफ द अर्थ हैज नो एटमोस्फियर, अगर अर्थ में कोई एटमोस्फियर नहीं होता फिर क्या कलर होता स्काई का? there would not have been any scattering, कोई स्कैटरिंग ही नहीं होता। then the sky would have looked dark, तो स्काई जो है वो डार्क नजर आता है। जैसे कि आउटर स्पेस में जहाँ पे एटमोस्फियर प्रेजेंट नहीं होता, अर्थ के एटमोस्फियर ऐसा कुछ तो आउटर स्पेस में तो है नहीं, एयर एटमोस्फियर कुछ नहीं है, तो वहां पर स्कैटरिंग ही नहीं होता। तो स्कैटरिंग नहीं होता तो पूरा ब्लैक नजर आता है, ब्लैक या डार्क कलर नजर आता है। द स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर फ्लाइंग एट वेरी हाई ऑल्टीट्यूड, जो बहुत ऊंचाई पे उड़ते हैं, जो फाइटर जेट्स वगैरह जो उड़ते हैं ऑल्टीट्यूड, उसमें होता है। एज स्कैटरिंग इज नॉट प्रोमिनेंट एट सच हाइट, ठीक है, उसमें स्कैटरिंग नहीं होता क्योंकि हम लोग जितना ऊंचाई हाइट पे जाएंगे एटमोस्फियर जो है वो थिन होते जाता है। तो एटमोस्फियर थिन होगा मतलब कोई स्कैटरिंग पॉसिबल ही नहीं होगा। और जहां पे एटमोस्फियर ही नहीं है तो वहां पर कोई स्कैटरिंग ही नहीं होगा। और अर्थ में क्या होता है, अर्थ पे या ग्राउंड लेवल पे एटमोस्फियर जो है वो बहुत ज्यादा थिक है, तो यहाँ पर स्कैटरिंग ज्यादा होता है, इसीलिए हमें कलर जो है स्काई का वो ब्लू नजर आता है, ठीक है। और ये टेंडल इफेक्ट का बारे में दिया गया है। यू माइट हैव ऑब्जर्व डेंजर सिग्नल लाइट आर रेड इन कलर, डू यू नो व्हाई?
तो ट्रैफिक लाइट वगैरह में ये सब आप देखे होंगे कि रेड लाइट यूज किया जाता है। तो क्यों? क्योंकि रेड लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड बाय फॉग एंड स्मोक, क्योंकि फॉग एंड स्मॉग एयर में प्रेजेंट होता है, एटमॉस्फेयर में, तो ये सबसे लीस्ट स्कैटर्ड होता है। और लीस्ट स्कैटर्ड होगा तो वो क्या होगा, हमें दूर से भी दिखने मिल जाएगा, बहुत दूर डिस्टेंस से भी रेड कलर जो है वो नजर नजर आ जाता है। लेकिन अगर ब्लू कलर आप दूर से देखेंगे तो आपको नजर नहीं आएगा, रेड कलर बहुत दूर से नजर आ जाता है। इसीलिए हम लोग को ये जो रेड कलर है वो ट्रैफिक सिग्नल्स में और भी बहुत जगह, एयरपोर्ट में, रेलवेज में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, फिर एक अरेंजमेंट है, an arrangement of observing scattering of light in the colloidal solution। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें क्या किया गया कि ये सोर्स ऑफ लाइट है व्हाइट लाइट, और ये दो लेंस है, दो कन्वर्जिंग लेंस है, और ये कार्डबोर्ड है। कार्डबोर्ड में हमने होल कर दिया, और ये जो एमएन जो है वो हमारा एक स्क्रीन है। ठीक है, तो जब हम लोग व्हाइट लाइट इस बीकर से पास कराते हैं और बीकर में सिर्फ वाटर है, तब क्या होता है, वो पूरा सीधा चल जाता है और व्हाइट लाइट ही इस स्क्रीन पर फॉर्म होता है। लेकिन जब हम लोग इस बीकर में कुछ केमिकल्स डाल देते हैं, जैसे कि सोडियम थायोसल्फेट डाल देते हैं या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब डाल देते हैं, तो क्या होगा, तो इससे मिक्सचर जो प्रेसिपिटेशन होगा, तो प्रेसिपिटेशन होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोलाइडल पार्टिकल्स बन जाएगा, कुछ इस तरह से पार्टिकल्स प्रेसिपिटेशन हो रहा है, तो इस तरह से साइज जो है पार्टिकल्स का वो बढ़ जाता है। तो इससे क्या होगा, कोलाइडल पार्टिकल से अगर हम लोग सॉल्यूशन से लाइट, व्हाइट लाइट को पास कराएंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली टिंडल इफेक्ट शो होगा। तो जब हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन से पास कराते हैं, जब प्रेसिपिटेशन हो जाता है, जब हम केमिकल डाल देते हैं, तो ये जो तीन साइड्स है, ये फ्रंट, जी सॉरी बैक साइड, और पीछे वाली साइड, और इस साइड में थ्री साइड से जो है वो लाइट जो है वो ब्लू कलर नजर आएगा। ठीक है, वो ब्लू कलर नजर आएगा। बट जो फ्रंट साइड है, वो फ्रंट साइड से हमें रेड कलर नजर आएगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों जो साइड है वो तीनों ही साइड से, क्योंकि ब्लू कलर की जो वो सबसे ज्यादा वेवलेंथ कम है, तो वेवलेंथ कम है तो वो स्कैटर्ड ज्यादा होगी। ठीक है, बट जो सामने में है, क्योंकि ये डायरेक्टली कोलाइडल पार्टिकल से, कोलाइडल सॉल्यूशन से ये लाइट जो मिडिल वाली लाइट जो है वो पास हो रही है, तो कोलाइडल से पास होगी तो टिंडल इफेक्ट होगा। तो टिंडल इफेक्ट में क्या होगा, हमें कलर जो है वो रेड कलर का, तो जो स्क्रीन पे जो नजर आएगा, जो सेंट्रल पोजीशन होगा, वो रेडिश ब्राउन, रेडिश या क्रिम्सन रेड कलर नजर आएगा। और ये दो लेंस का काम क्या है, कन्वर्जिंग लेंस, तो ये कन्वेक्स लेंसेस यूज किया गया ताकि रेस को, लाइट रेस को कन्वर्ज कर दे। ठीक है, अगर हम लोग कनकेव लेंस यूज करते तो वो रेस को डाइवर्ज कर देता, तो डाइवर्ज कर देता तो क्या होता, तो वो स्कैटर हो जाता, तो स्कैटर हो जाता तो हमें ब्लू कलर नजर आता। क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस यूज कर रहे हैं तो लाइट एक जगह इकट्ठा हो जा रहा है, तो इसीलिए हमें रेड कलर नजर आता। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट है। फिर लास्ट कंसेप्ट जो है इस चैप्टर का है, कलर ऑफ सनराइज एंड सनसेट, कि सनसेट और सनराइज के टाइम पे रेड कलर क्यों नजर आता है। तो ये भी बहुत बार, अभी तक तो आपको सब कुछ क्लियर हो ही चुका होगा कि when sunset and sunrise the color of the sun and its surrounding appears red. During sunset and sunrise the sun is near the horizon, है ना। जब सनसेट और सनराइज के टाइम में क्या है, वो हॉराइजन के बहुत नजदीक में है। Therefore the sunlight has to travel, सॉरी हॉराइजन के नजदीक है ना, तो सनलाइट हैज टू ट्रैवल अ लार्जर डिस्टेंस इन द एटमॉस्फेयर, और यहाँ पर एटमॉस्फेयर जो है वो थिक है, हॉराइजन के पास में एटमॉस्फेयर थिक है, तो वो उसको लार्जर डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। ड्यू टू दिस मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट दैट इज शॉर्टर वेवलेंथ इज स्कैटर्ड अवे बाय द पार्टिकल्स। ठीक है, तो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है तो ब्लू लाइट जो है वो चारों तरफ फैल जा रहा है। ठीक है, बट द लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ दैट इज द रेड वेवलेंथ, रेड कलर जो है वो लीस्ट स्कैटर होता है, वो जल्दी अलग अलग स्कैटर नहीं हो पाता, तो इसीलिए रेड कलर जो है वो हमारे आंखों तक पहुंच जाता है। दिस इज वाई सन अपीयर्स रेड इन कलर। ठीक है, तो ये सनसेट और सनराइज के टाइम होता है, जब हॉराइजन पे होता है, जब सन जो होता है वो हॉराइजन पे होता है, तो इस केस में क्या होगा, एटमॉस्फेयर जो है, हॉराइजन के पास में एटमॉस्फेयर जो है वो थिक होता है। ठीक है, तो उसको लार्जर डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, तो लार्जर डिस्टेंस में क्या होगा, जो ब्लू लाइट है वो स्कैटर हो जाता है,
तो ब्लू लाइट हमारे आंखों तक पहुंच ही नहीं पाता। लेकिन जो रेड लाइट है वो लीस्ट स्कैटर्ड है, बट तो लीस्ट स्कैटर्ड है तो उसके पास एनर्जी कंजर्व है, तो वो हमारे आंखों तक पहुंच जाता है, ब्लू लाइट नहीं पहुंच पाता। और 12 बजे जब दोपहर होता है तब क्या होता है, एट नून सन अपीयर्स व्हाइट। तो सन को तो ऑब्वियसली हम लोग जब सनसेट सनराइज होता है तभी देख पाता है, लेकिन जब दोपहर 12 बजे पीक, जब आफ्टरनून जब नून होता है उस समय में हम लोग सन को नहीं देख पाते। तो सन उस समय क्या होता है, सन का कलर जो होता है व्हाइट कलर का होता है। तो क्यों होता है, तो एट नून द सन इज ओवरहेड एंड द सनलाइट वुड ट्रैवल शॉर्टर डिस्टेंस रिलेटिवली थ्रू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो उस समय में क्या होगा, सन का जो डिस्टेंस है वो कम है, यहाँ पर एटमॉस्फेयर जो है वो थिन है, तो उसको डिस्टेंस जो है वो कम ट्रैवल करना पड़ रहा है। डिस्टेंस कम ट्रैवल करना पड़ रहा है तो ब्लू लाइट जो है वो स्कैटर तो हो रहा है लेकिन वो हमारे आंखों तक पहुंच जा रहा है। ठीक है, और रेड लाइट उस समय में आंखों तक नहीं पहुंचता। हेंस एट नून द सन अपीयर्स, क्योंकि ब्लू लाइट पहुंच जा रहा है तो सन अपीयर्स वाइट एज ओनली लिटिल ऑफ द ब्लू एंड वायलेट कलर्स आर स्कैटर्ड। ठीक है, तो ब्लू और जो वायलेट कलर है वही स्कैटर्ड होता है। तो ये रीजन है। उम्मीद करता हूँ आपको जितने भी कंसेप्ट है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इससे ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन आंसर सीरीज में लेकर आऊंगा इस चैप्टर से, जितने भी क्वेश्चन आंसर है, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू बेस्ड या इस टाइप ऑफ रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वो मैं थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर में इस वीडियो में मैं लेकर आऊंगा। तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा और क्वेश्चन सब प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से बहुत कुछ आपको सीखने समझने मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा हो, कुछ नहीं समझ आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, अच्छा लगा हो वो भी कमेंट कर सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए। एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप फॉलो करना चाहें तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो थर्ड पार्ट होगा उसमें हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर रिलेटेड टू दिस चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।